जोहार दोस्तों, मैं सोनू कुमार रंजन आपके अपने यूट्यूब चैनल झार पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक आचार्य की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें कई पदों के लिए यह वैकेंसी आई है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए 221 पद जो आई है, उस 221 पद में से एक सीट कैसे सुनिश्चित किया जाए। यह एक सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौका को यूं ही जाया नहीं जाने दीजिए, बल्कि इस पे लग जाइए। आपके एक पद को सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ हमारी पूरी टीम, झार पाठशाला की पूरी टीम लगेगी, जिसमें से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस लूंगा और एक पद को सुनिश्चित करने में यहाँ भूमिका निभाऊंगा। जैसा कि देख रहे हैं लोग, इस बेरोजगारी के दौर में अगर एक पद को नहीं लेते हैं तो भयावह कंडीशन होने वाली है हम युवाओं के लिए। तो मैं चाहूंगा कि कम समय में पॉलिटिकल साइंस के 221 पद में से पद को कैसे सुनिश्चित करें। तो सबसे पहले ये होता है कि इस वैकेंसी में एक पद सुनिश्चित करना है, तो पहला एग्जाम ये होता है या एग्जाम का पहला स्टेप ये होता है कि आप सिलेबस को जानें। विदाउट सिलेबस को जाने बगैर आप कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने देखा है कि जो वो पढ़ता है उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो उसकी गलतफहमी है। विदाउट सिलेबस आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, तभी जाकर के आपका एक पद सुनिश्चित हो पाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि सिलेबस का कौन-कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कितना टाइम दें, ताकि हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो आप लोग लाइन पे जुड़े रहेंगे। कम समय में हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह एग्जाम जो वो 2 पेपर की होगी। एग्जाम 2 पेपर की होगी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा और पेपर 2 आपका ऑनर्स पेपर से जुड़ा हुआ होगा। ये ऑनर्स पेपर का जो जुड़ा हुआ होगा वो 300 मार्क्स का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अब ये 200 मार्क्स जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला 100 क्वेश्चन, सेकंड ये भी 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जो है, सॉरी 100 मार्क्स जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होगा और 100 मार्क्स जो है वो आपका हिंदी और और इंग्लिश से जुड़ा हुआ होगा। हिंदी और इंग्लिश की क्वेश्चन होगी। इसमें आपको केवल क्वालिफाई करनी है। क्वालिफाई करनी है मतलब आपको 33% गेन करना है। 200 मार्क्स का 33% ही लाना है। अगर आप एक सीट को कंफर्म करना चाहते हैं तो यदि आप यह 33% नहीं लाते हैं तो आपका ऑनर्स पेपर वाली जो पेपर 2 है वो आपका ऐसे ही बेकार चला जाएगा। इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान देंगे। उसके साथ साथ आपका मेन जो ऑनर्स पेपर से जुड़ा हुआ जो पेपर है उसको ज्यादा फोकस करेंगे। 300 मार्क्स का होगा। यह 300 मार्क्स जो हो ये 150 क्वेश्चन का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर कि ये 300 मार्क्स का है या 150 क्वेश्चन है या इस क्वेश्चन में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग जान लें यह नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बिना नेगेटिव मार्किंग का यह एग्जाम होगी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस 300 मार्क्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर करें, ताकि ये जो 221 पद जो आई है, इस 221 पद में आप एक पद को कैसे गेन करोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस में अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे। उस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं
कि पहला सेक्शन जो है आपका वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत आप लोग ध्यान से सुनिए और यह चीज को समझिए कि सिलेबस कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में सबसे पहला चीज देखना है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ इसका इम्पोर्टेंस क्या है। राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी पहलू को अगर हम लोग जानते हैं तो इसका डेली लाइफ में, हमारे भारत में शासन व्यवस्था को चलाने में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। राजनीति राजनीति और सामाजिक व्यवस्था दोनों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ये राजनीतिक सिद्धांत, उस चीज को देखेंगे। उसके बाद हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत की क्या स्थिति है, क्या ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक। सेकंड टॉपिक है आपका स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और संप्रभुता। आप डिटेल से पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता है क्या, समानता है क्या, न्याय है क्या, अधिकार है क्या, संप्रभुता क्या है, जिसका हम लोग वर्णन देखेंगे कि प्रस्तावना में किस प्रकार से स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, समानता का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। प्रस्तावना के साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या प्रस्तावना के अलावे भी स्वतंत्रता, समानता, अधिकार की बात की गई है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक को हम लोग फंडामेंटल राइट में भी हम लोग देखेंगे। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे आदर्शवादी सिद्धांत और अनुभववादी सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ये टॉपिक आती है। इन टॉपिक पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब है आपका राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत चौथा टॉपिक, सब टॉपिक व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार डिस्कस करना है हमें। इसको गहराई पूर्वक अध्ययन करना। अध्ययन करने के साथ हमें क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, हमारी टीम पर विश्वास कीजिए, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे आपका वहीं से क्वेश्चन रहेगा। हम लोग गारंटी देते हैं कि जो नोट्स में आपका रहेगा लगभग वहीं से क्वेश्चन आपकी पूछी जाएगी, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका राजनीतिक विचार। अब ये थॉट है, थॉट से जुड़ा हुआ आपका है, ये थॉट से जुड़ा हुआ टर्म है। अब इसमें हम लोग देखेंगे वेस्टर्न विचार। उसके बाद वेस्टर्न विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विचारक, कि वेस्टर्न जो विचारक रहे हैं जैसे प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ क्या थॉट दिए हैं, उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ यूज होता है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इंडियन जो थिंकर थे, कौटिल्य, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। खैर दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा थिंकर को नहीं पढ़ना है, जैसा कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है। आपके लिए बहुत ही छोटा सिलेबस दिया है, कौटिल्य ही मात्र पढ़ने के लिए दिया है, महात्मा गांधी दिए हैं और बी आर अम्बेडकर के विषय में दिया है और जयप्रकाश नारायण के विषय में। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जैसा कि आप लोग ध्यान देते होंगे, जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जो पढ़ते हैं, एक होता है राजनीतिक विज्ञान और दूसरी होती है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था राजनीतिक विज्ञान का एक छोटा सा अंश है आपका राज व्यवस्था। राज व्यवस्था एक प्रकार का मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट किसका है, तो हम लोग देखेंगे एक प्रकार का राज्य की, राज्य की व्यवस्था हम लोग देखेंगे। अब फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि राज कहते किसको है, राज होती क्या है, और उस राज के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मैनेजमेंट कैसे देखेंगे। अगर किसी देश को चलाना है,
किसी स्टेट को चलाना है तो क्या व्यवस्था हमें लानी होगी, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस इस राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक आपका दिया हुआ है। क्या क्या टॉपिक है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान सभा प्रस्तावना। मतलब हम लोग देखेंगे कि ये जो राज्य व्यवस्था देख रहे हो दोस्तों, यह राज्य व्यवस्था अपने आप नहीं चलती है। इस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, मतलब संविधान की आवश्यकता होती है। बिना संविधान का यह व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है। तो हम लोग देखेंगे यह संविधान जो है वो लिखित रूप में आवश्यक होती है या फिर अलिखित रूप में आवश्यक होती है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और वह लिखित संविधान है। इस लिखित संविधान के द्वारा ही राज्य की व्यवस्था चलती है। हमें देखना ये है कि ये जो राज्य की व्यवस्था संविधान के द्वारा चल रही है, तो ये संविधान का निर्माण आखिर हुआ कैसे? तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, संविधान का निर्माण होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ा, जिसमें देखेंगे कि अंततः संविधान सभा का गठन होगा और यही संविधान सभा हमारे देश का संविधान को बनाएगा और उसी बनाए गए संविधान के तहत आज हमारा भारत संचालित हो रही है। तो इस संविधान के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है संविधान सभा प्रस्तावना पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इस संविधान के अंतर्गत ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सेकेंड सब टॉपिक क्या है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। उसके बाद हमें पढ़ना है क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएस, जिसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये है क्या, किसके लिए किया गया है, गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा, यह पीजीटी का एग्जाम है, यह माध्यमिक आचार्य का एग्जाम है जो पहले पीजीटी के रूप में जाना जाता था। आपका क्वेश्चन थोड़ा गहरा वाला पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग लाइटली वाला क्वेश्चन में खुश नहीं होना है। आप लोग को गहराई से अध्ययन करना है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन को बनाना है। तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। आपके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हम लोग जानते हैं कि यह फंडामेंटल ड्यूटी हमारा मूल संविधान में नहीं था। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी कैसे ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, हम लोग क्लास में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद, भारत में संघवाद की क्या कंडीशन है? संघवाद यूनियन की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? क्योंकि हम लोग देखते हैं संविधान का जब टाइप्स बताएंगे कि संविधान कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, भौगोलिक आधार पे किस प्रकार से संविधान को बांटते हैं, तो भौगोलिक आधार पर हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, फिर पढ़ेंगे हम लोग एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। तो डिफाइन करेंगे कि संघात्मक है क्या, एकात्मक है क्या, संघात्मक होने के लिए क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए, एकात्मक होने के लिए क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है। अगर संघात्मक है तो क्यों है, कैसे है, एकात्मक है तो कैसे है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमारा भारत का संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि देखेंगे दोनों का मिक्स है। और क्यों लाया गया उस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस जब करेंगे तो देखेंगे कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगी और उस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे, आसानी से टैकल करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। जब संघात्मक व्यवस्था की जब बात करते हैं तो वहां पे दो चीजें आती है, केंद्र सरकार आती है और राज्य सरकार आती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि केंद्र और राज्य
एक दूसरे के साथ समन्वय कैसे बनाती है, इनके बीच विवाद कहाँ पे उठती है, इन विवादों को निपटान करने के लिए क्या चीजें चलती है, क्या व्यवस्थाएं होती है, तो केंद्रांत संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल संबंध क्या है, इकोनॉमिक संबंध क्या है, फाइनेंशियल संबंध क्या है, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कार्यपालिका, संघ और राज्य। कार्यपालिका, जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंग। कौन-कौन होते हैं? विधायिका होते हैं, विधायिका। नेक्स्ट क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरा आप लोग देखते होंगे न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब यहाँ देखना है दोस्त कि डिस्कस करना है, ये कार्यपालिका होती क्या है? कार्यपालिका है क्या? और इस कार्यपालिका जो है भारत में कितने प्रकार का है कार्यपालिका? तो हम लोग देखेंगे कि भारत में पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था नहीं है, लेकिन पार्शियली संघात्मक व्यवस्था होने के नाते यहाँ पे 2 व्यवस्था है, दोहरी व्यवस्था है। कौन-कौन सी व्यवस्था है? एक केंद्रीय है और दूसरा क्या है? राज्य, राज्य की व्यवस्था है। तो हम लोग देखेंगे दोहरी व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका दोहरी है। एक केंद्र की कार्यपालिका है, दूसरा राज्य की कार्यपालिका है। केंद्र की कार्यपालिका में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और वही देखेंगे राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, सीएम और उनके मंत्री परिषद। तो डिस्कस करेंगे हम लोग कार्यपालिका को। नेक्स्ट है आपका सब टॉपिक विधायिका, संघ और राज्य। मतलब दोस्तों सरकार के जो 3 अंग हैं, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और बार-बार बता रहे हैं दोस्तों कि हमारा भारत में संघात्मक व्यवस्था का नेचर है। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन नेचर है। और संघात्मक होने के नाते यहाँ पे दोहरी व्यवस्था है। दोहरी व्यवस्था का मतलब दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है। तो जैसा कि अभी बताया कि केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसी प्रकार से देख चुके हैं कि कार्यपालिका राज्यों में राज्यपाल राज्यपाल है, सीएम है और उनके मंत्रिपरिषद है। सेम उसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे विधायिका। विधायिका को डिस्कस जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी दोहरी विधायिका है। केंद्र के लिए अलग विधायिका है और राज्य के लिए अलग विधायिका है। केंद्र के लिए जो विधायिका जो हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। संसद के नाम से जानते हैं। वहीं राज्य की अगर विधायिका की बात करें, तो इसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। विधानमंडल, विधानमंडल। तो हम लोग देखेंगे कि अब विधानमंडल है, तो विधानमंडल में कौन-कौन होता है? संसद है, तो संसद में क्या-क्या होती है? संसद में हम लोग देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है। उसी प्रकार से हम लोग अगर राज्य की विधायिका अर्थात राज्य का विधानमंडल का बात करें, तो हम लोग देखेंगे विधानसभा है, विधान परिषद है और गवर्नर है। हालाँकि इस बात को भी हम लोग जानेंगे कि हमारे भारत में सभी स्टेटों में विधान परिषद नहीं है, बल्कि 6 स्टेट में है, जिसके लिए हम एक ट्रिक आपको देंगे, कम बिका तेल। क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कम बिका तेल ट्रिक है। उस ट्रिक के तहत कैसे 6 राज्यों को हम लोग अलग करेंगे, जहाँ पे विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद है और गवर्नर है। दोस्तों हमारा 28 स्टेट में से मात्र 6 स्टेट में है और ट्रिक आपके लिए सफिशिएंट होगा। फिर हम लोग को देखना होगा कि विधायिका अगर है तो इनका निर्वाचन कैसे होती है, इनकी कार्य पद्धति कैसे होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इन लोगों का काम करने का तरीका कौन प्रदान करता है, कैसी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि विधायिका डिस्कस करने के बाद आपका है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि सरकार के 3 अंग हैं। बार-बार डिस्कस कर दे रहा हूं।
एक विधायिका देख चुके हैं हम लोग, विधायिका, दूसरा देख चुके हैं कार्यपालिका, और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देख चुके हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसमें हमें देखना होगा कि न्यायपालिका है, तो हमारा भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था क्या है? यूनिफाइड न्यायपालिका व्यवस्था है। तो उस यूनिफाइड न्यायपालिका व्यवस्था में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के विषय में पढ़ना है और क्या? उच्च न्यायालय के विषय में। हालांकि हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट के विषय में यहाँ पे सिलेबस में आपका मेंशन नहीं है, बल्कि मेंशन किया गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है और क्या? हाई कोर्ट का मेंशन है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू संविधान, संविधान के तहत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। जैसा कि हम लोग ने देखा कि विधायिका हमारी दोहरी विधायिका है, केंद्र के लिए अलग विधायिका है, राज्य के लिए क्या देख चुके हैं हम लोग? अलग विधायिका है, जिसमें हम लोगों ने देखा यहाँ पे संसद है, संसद, संसद के लिए देख चुके हैं हम लोग लोकसभा, राज्यसभा। राज्य के लिए हम लोग देख चुके हैं, राज्य के लिए देख चुके हैं विधानसभा, विधान परिषद और आपका गवर्नर। तो हमें देखना ये होगा कि इनका चुनाव कैसे होती है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनके निर्वाचन को देखने का काम कौन करता है? तो हम लोग देखेंगे निर्वाचन वाला काम संभालने का काम करता है चुनाव आयोग, जिसको इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। फिर साथ ही हम लोग को देखना है नीति आयोग, नीति आयोग कार्यपालिका को अपने कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति आयोग किस प्रकार से काम करती है, ताकि सरकार की छवि बढ़िया बने। भारत का जो प्रकृति है, जो संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, जन कल्याणकारी संविधान, वो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी चीजों को कैसे सुनिश्चित किया जाए, भारत को, भारत को बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता हुआ देश कैसे बनाया जाना है, तो नीति आयोग उसमें अहम रोल निभाती है। तो नीति आयोग के विषय में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को हमें देखना है कि यह स्थानीय स्वशासन है क्या। स्थानीय स्वशासन सबसे पहले लाया कब गया? क्या प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन चलती थी या नहीं चलती थी? अगर प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन चलती थी, तो बीच में अंग्रेजों का आने के बाद कुछ समय के लिए शिथिल क्यों पड़ गई? फिर हम लोग देखेंगे अगर शिथिल पड़ती है, तो दोबारा अंग्रेजों के समय में दोबारा स्थानीय स्वशासन को कैसे लाया गया? कैसे लाया गया? फिर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जब चले जाते हैं, हमारा भारत का संविधान बन जाती है, फिर भी हमारा पंचायती राज व्यवस्था को, स्थानीय स्वशासन को लागू नहीं किया गया था। तब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को लाया गया। इसमें हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर निकाय की व्यवस्था की गई है। डिटेल से हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन देखेंगे। ये स्थानीय स्वशासन देख लिए। अब देखने के बाद हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अब दोस्तों हम लोग इस बात को ध्यान दो कि संविधान संशोधन क्या है। जैसा कि हम लोग ने पहले बताया कि जो राज्य व्यवस्था चलती है, वो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, एक संविधान की आवश्यकता होती है। वैसे हमारा देश को चलाने के लिए, हमारे देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। अब क्या वो संविधान जो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, जो कि बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, ये 26 नवंबर 1949 को बना, हालांकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुई।
क्या बनने के बाद क्या उसमें कुछ अमेंड किया गया, संशोधन किया गया कि नहीं किया गया, उस संशोधन को देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट संशोधन को देखना है हमें। संविधान संशोधन कौन कौन हुआ और संविधान संशोधन करने के लिए क्या प्रोसेस है, किस बहुमत से हम लोग संविधान को संशोधन करते हैं। संशोधन करने का अधिकार सेंट्रल विधायिका को है कि स्टेट विधायिका को भी है, उस चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ आपका करंट अफेयर की क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बन सकती है। तो इस चीजों को, करंट अफेयर को समझने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसके क्या क्या दृष्टिकोण है, एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार से रिलेशन स्थापित कर पाता है, उनके दृष्टिकोण क्या होती है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति, इसके निर्धारक और सिद्धांत। जैसा कि आप लोग देखते होंगे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर भारत के माननीय मंत्रीगण दूसरे देश में जाते हैं, भारत के व्यापार को लेकर के, भारत के वाणिज्य को लेकर के, भारत के कल्चर को लेकर के, भारत की छवि को सर्वोच्च बनाने के लिए किस प्रकार से हमारे मंत्रीगण नेतागण दूसरे देशों में जाते हैं, उस जाने का प्रोसेस के लिए क्या क्या पॉलिसियां होती हैं, उनके विषय में हम लोग देखेंगे। उनका निर्धारक तत्व क्या होती है, उनके सिद्धांत क्या है, किस आधार पे काम करते हैं, वो चीज देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका इसका फोर्थ पॉइंट का थर्ड सब टॉपिक, भारत के अपने पड़ोसी देश और अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंध। जैसा कि आप लोग ने देखा कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है, तो हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश देश में बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बचपन मतलब क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे बा बा बांग्लादेश के लिए स्टैंड होता है, जा चाइना के लिए स्टैंड होता है, पा पाकिस्तान के लिए होता है, ना नेपाल के लिए होता है, माँ म्यांमार के लिए होता है, और बी जो है भूटान के लिए होता है, ए अफगानिस्तान के लिए होता है। मतलब ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इन देशों के साथ हमारा भारत का रिलेशन क्या है। जैसा कि आप लोग ने देखा है पहलगाम की जो दुर्घटना घटी है, जो नृशंस हत्याएं की गई है, जिसका हमें माफ भी नहीं कर सकते हैं उन सारी चीजों को, तो देख रहे होंगे कि उसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच क्या रिलेशन हुआ, संबंध कैसे खराब हुए, उनमें अमेरिका का क्या रोल रहा। जब हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच आंशिक रूप से युद्ध जब छिड़ गई थी, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत उस उस विरोध को जब अंजाम दे रहे थे, अमेरिका ने सीज फायर के लिए क्या रोल निभाया। फिर हम लोग देखेंगे रसिया, चीन, इन लोगों के साथ क्या संबंध रहा है हमारा भारत का। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पड़ोसी देश तो हम लोग देख चुके हैं। सॉरी दोस्तों, स्लाइड नहीं हो पा रही है, स्लाइड तो हो गई लेकिन बहुत ऊपर चली गई है। आप लोग, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस बोर्ड पर, इसी चलते थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे ऐसा दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों, पड़ोसी देश तो देख चुके हैं, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रीय हित, हमारा देश का हित किस प्रकार से सर्वोपरि होती है, हमारा भारत की क्या पावर है, उस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट आपका गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, नन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्षता क्या कहती है हमें। अगर विश्व के दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो भारत का उसमें क्या रोल होगा, भारत किस गुट में जाएगा, या फिर दोनों गुटों को छोड़ करके अपना एक स्वतंत्र नीति को अपनाएगा, तो वो है आपका गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता की नीति कब लागू की गई, कब आई, तो हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा टॉपिक, और ये पांचवा टॉपिक है शोध पद्धति, शोध प्रबंध, पेपर प्रस्तुति।
इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान। आखिर शोध क्यों हो रही है? पॉलिटिकल साइंस में अगर हम शोध नहीं करेंगे, नवाचार नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग पुराने ढर्रे पर वही काम करते रहेंगे? क्या पुराने ढर्रे पर हम लोग काम करना चाहेंगे? क्या वो हमेशा के लिए प्रासंगिक होगी कि नहीं होगी? अगर प्रासंगिक नहीं होगी, तो हम लोग उसको प्रासंगिक बनाने के लिए किस प्रकार से रिसर्च करेंगे? जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते होंगे, पहले हम लोग फटे हुए कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन अभी फटे हुए कपड़ा को फैशन माना गया है, वो इनोवेशन माना जाता है। आप लोग देखे होंगे कि फट कपड़ा को फाड़ने के लिए वहां पे अनुसंधान होता है कि किस प्रकार से कपड़ा को फाड़ा जाए ताकि अट्रैक्टिव बने। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो देश की व्यवस्था चलती है, वर्ल्ड की व्यवस्था चलती है, वर्ल्ड की राजनीति चलती है, उसमें क्या अनुसंधान की जरूरत होती है कि नहीं होती? अगर जरूरत होती है तो अनुसंधान कैसे करेंगे? अनुसंधान का क्या आखिर अर्थ है यहाँ? अर्थ क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रकृति क्या है? अनुसंधान का प्रकृति क्या हो, नेचर क्या होगा? अनुसंधान कर रहे हैं तो हम लोग किस टॉपिक पर अनुसंधान करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा? ऐसा नहीं कि अनुसंधान करते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, तो किस काम का है? फिर हम लोग देखेंगे वही दोस्तों, इसका फिर हम लोग देखेंगे महत्व। अगर अनुसंधान होती है, अनुसंधान हुई है, इसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसकी परिकल्पना। आखिर ये शोध, प्रबंध और प्रस्तुति की परिकल्पना आखिर की गई कैसे? यह यहाँ अच्छी परिकल्पना की अवधारणा, प्रकार और विशेषताएं। अगर हम लोग शोध कर रहे हैं, तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो उस अच्छा कॉन्सेप्ट को कैसे ला रहे हैं? ठीक है? यह प्रकार कौन-कौन से प्रकार के होंगे? इसकी विशेषताएं क्या होंगी? उसके विषय में हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, शोध के तहत डेटा संग्रह की तकनीक। विदाउट डेटा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके माइंड में जब तक डेटा नहीं जाएगा तो क्या लगता है आप किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों। जब तक आपके माइंड में डेटा नहीं रहेगी, क्वेश्चन आएगी तो आप क्वेश्चन को देख करके केवल देखते रह जाओगे। लेकिन वही अगर पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ डेटा रहेगा, तो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आएगी उसको आप तुरंत यूं ही हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन। नेक्स्ट है परियोजना शोध प्रबंधन डिजाइन। अब हमें देखना है कि शोध से जुड़ा हुआ परियोजना कैसे लाएंगे, इसमें शोध हम लोग कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाबू सिक्स टॉपिक में है राजनीतिक समाजशास्त्र, मतलब पॉलिटिकल साइंस साइंस के साथ साथ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पॉलिटिकल के साथ साथ सोशियोलॉजी, हमारा समाज और राजनीति कैसे एक दूसरे से कोलैप्स किया हुआ है, कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उन चीजों को हम लोग को देखना है। इसके तहत हम लोग देखेंगे राजनीतिक समाजीकरण, राजनीति का समाजीकरण कैसे हो रही है। वहीं राजनीतिक संस्कृति, राजनीति का संस्कृति कल्चर क्या क्या रही है। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक अभिजन वर्ग, इसमें राजनीतिक में कौन कौन लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है कौन कौन सा वर्ग इसमें भाग ले रही है। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण। जैसे हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है शोध, शोध शोध क्यों किया जा रहा है, आधुनिक क्यों किया जा रहा है, नया चीजों को लाने के लिए ताकि व्यवस्था ढंग के चले। वही है आपका राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीति का आधुनिकीकरण हो रहा है। पहले की राजनीति और अभी वर्तमान की राजनीति अलग हो गई। पहले हम लोगों ने देखा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होती थी, लेकिन बाद में हम लोग ने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं रही, बल्कि स्टेट में अलग इलेक्शन होने लगी और केंद्र के लिए अलग इलेक्शन होने लगी। हालांकि मोदी जी इस वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए काफी हद तक तत्पर रहे हैं और में भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द ही आ ही जाएगी। तो ये हम लोग देखेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ने जैसे कर देखा है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका होती है, कानून को लागू करने वाली होती है, नीतियों को लागू करने वाली होती है, योजनाओं को लागू करने वाली होती है। क्या का कार्यपालिका में केवल मंत्री लोग होते हैं या उसमें कुछ और लोग भी होते हैं? तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, कार्यपालिका, कार्यपालिका को हम लोग
वर्गीकृत करेंगे। किसमें वर्गीकृत करेंगे हम लोग? 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। एक वर्गीकृत करेंगे हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका। नेक्स्ट हम लोग बाँटेंगे प्रशासनिक कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका जो हम लोग देखेंगे इसमें आएगी हमारी मंत्रि परिषद, मंत्रि परिषद। और मंत्रि परिषद के हेड आएँगे कौन? प्रधानमंत्री आएँगे। हालाँकि यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन नाम मात्र का हेड होता है, कौन वास्तविक हेड होता है। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। प्रशासनिक कार्यपालिका के तहत आता है नौकरशाह। और नौकरशाह जो आती है, कहाँ से आती है? लोक प्रशासन से आती है। लोक प्रशासन से आती है। मतलब अगर नौकरशाह है, कार्यपालिका के कार्यों को संपादित करने के लिए, तो उस कार्यपालिका को संपादित करने के लिए लोक प्रशासन का क्या रोल है यहाँ पे? हम लोग समझेंगे, उनके थ्योरियों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लोक प्रशासन के अंतर्गत पहला नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका में होती है नौकरशाह। अब हमें देखना है कि नौकरशाह आखिर कौन होते हैं? जैसा कि आप भी एक पार्ट बनने वाले हो, नौकरशाह का ही पार्ट बनोगे। तो यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि ये नौकरशाह है। तो नौकरशाही व्यवस्था सबसे पहले लाई कहाँ से गई? नौकरशाही व्यवस्था में मैक्स वेबर के क्या विचार रहे हैं, क्या थॉट रहे हैं, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखेंगे यहाँ पे मानव संबंध। और ये थ्योरी हमें देखना है किसका? एल्टन महोदय का, एल्टन एल्टन मेयो का। इसमें हम लोग देखेंगे निर्णय निर्माण क्या होती है, निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन का पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पारिस्थितिकी सिद्धांत जो दिया गया है फ्रेड वारेन रिंग्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सुशासन, शासन होता है। और उसके पहले लग गई ई। तो ई गवर्नेंस होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का क्या रोल है? तो इसका हमें देखना है, अर्थ देखना है दोस्तों। अर्थ देखने के साथ साथ ई गवर्नेंस का क्या लाभ है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसकी क्या भारत में क्या ई गवर्नेंस की व्यवस्था है? हम लोग देखते हैं कि सरकार शासन तो करती है, क्या शासन में नैतिकता है या नहीं है? नैतिकता के बगैर हम लोग जन कल्याण की भावना को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर जन कल्याण को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सुशासन होना बहुत जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार को अगर दूर करना चाहते हैं, अधिकारियों में, सरकार में अगर पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को उसका हक और अधिकार सुनिश्चित हो, उसके लिए गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उस गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे भारत में ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है दोस्तों प्रशासनिक प्रबंधन। प्रशासनिक प्रबंधन में नेतृत्व क्या है, संचार क्या है, प्रेरणा क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों नागरिकों की शिकायतों का निवारण। नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए दो संस्थाएं, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल कहाँ के लिए होती है, लोकायुक्त कहाँ के लिए काम करती है? जैसा कि हम लोग देखेंगे सेंट्रल का बात हो, अगर पूरे भारत का बात हो तो हम लोग लोकपाल देखेंगे, लोकायुक्त स्टेट लेवल का देखेंगे। आखिर क्यों आई? जैसा कि हम लोग ने बात कर चुके हैं, ई गवर्नेंस, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस स्थापित करने के लिए ये शिकायत का निवारण होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे लोकपाल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, भारत में क्या इसका सृजन मूल रूप से हुआ है या फिर किन्हीं दूसरे देशों का कॉपी किया गया? लोकपाल आखिर होती क्या है? ये भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने में अपना अहम रोल कैसे निभाती है? फिर हमें देखना है कि भारत का वर्तमान में लोकपाल है कि नहीं है। अगर है तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो लोकपाल के पद पर पदस्थापित हैं? फिर हमें देखना है स्टेट के विषय में, हमारे झारखंड में लोकायुक्त है या नहीं है? अगर है तो वो व्यक्ति कौन है जो लोकायुक्त के पद पर स्थापित है? नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। कोई भी संगठन चले, उस संगठन को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से एक कानून होना चाहिए, रूल होना चाहिए। विदाउट रूल रेगुलेशन का कोई भी संगठन नहीं चलती है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पूरे वर्ल्ड स्तर पर, पूरे वर्ल्ड स्तर पर एक समन्वय कैसे स्थापित हो, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित हो, उसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं जो गरीब देशों, अमीर देशों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तो समन्वय स्थापित करने के लिए कानून भी बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाई गई है। तो इनसे जुड़ा हुआ हम लोग के पास 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक कौन-कौन सा टॉपिक है? संयुक्त राष्ट्र की संरचना, यूएन की संरचना, कि यूएन की क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद यूएन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे महासभा, फिर हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद का संगठन और कार्य। यह सुरक्षा परिषद अगर चलती है, इसका क्या संगठन है? ये दोनों का संगठन बनती कैसे है? इनमें कितने मेंबर होते हैं, कौन-कौन भाग लेते हैं और इनका कार्य क्या है? इन सारी चीजों को हमें डिस्कस भी करना है। नेक्स्ट है दोस्तों यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन का एक संक्षिप्त परिचय, शॉर्टकट में हमें ध्यान देना है। यूरोपीय यूनियन कब स्थापित हुई, क्यों स्थापित हुई, इसमें कौन-कौन सा देश मेंबर है और ये करती क्या है? नेक्स्ट है हमारा दोस्तों युद्ध के नियम, भूमि, हवाई और समुद्री युद्ध। अगर एक कंट्री दूसरे देश पर अटैक करता है तो क्या नियम है उसके लिए या नहीं है? जैसे हम लोगों ने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच लग रही थी कि अब युद्ध होने को है और स्टार्ट भी हो गई थी, पहला फेज स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो युद्ध का रूप नहीं ले पाया। तो हम लोग देखेंगे ये युद्ध का रूप नहीं ले पाया, तो इसके क्या नियम हो सकते हैं युद्ध का नियम के लिए? इसके लिए अगर लड़ाई होगी तो किस स्तर पे लड़ाई होगी? स्थलीय लड़ाई होगी कि एरोप्लेन द्वारा लड़ाई होगी? तो हम लोग देखेंगे हवाई होगा। तो अभी टेक्नोलॉजी के दौर में आप लोग जान चुके हैं कि अभी स्थलीय युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है हवाई युद्ध। हवाई युद्ध एयर जेट के माध्यम से युद्ध हो रही है, ड्रोन के माध्यम से युद्ध हो रही है। ठीक है, अब फिर हम लोग देखेंगे समुद्री युद्ध। समुद्री युद्ध किस प्रकार से है, इसका क्या क्या प्रोटोकॉल हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों नाकाबंदी और तस्करी। तस्करी होती है, नाकाबंदी होती है, बैरिकेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है? तस्करी हो रही है तो तस्करी के लिए क्या काम होती है? नेक्स्ट हस्तक्षेप और प्रत्यार्पण। नेक्स्ट है आप लोग का दोस्तों, थोड़ा जल्दी हम लोग सिलेबस को आगे कवर करते हैं। नेक्स्ट है मानवता के खिलाफ अपराध। मानवता के खिलाफ अपराध, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट कैसे अपराध होती है उसके विषय में पढ़ेंगे। युद्ध बंदी क्या है, न्यूरेनबर्ग क्या परीक्षण क्या है, टोक्यो परीक्षण क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है भारत में राज्य की राजनीति, फिर है झारखंड में राज्य की राजनीति। तो हम लोग का खास करके स्पेशली मेरे ख्याल से खास करके देखा ये जाएगा कि स्टेट की बात कर रही है, स्टेट कार्यपालिका की बात कर रही है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि विधायिका, अगर स्टेट की विधायिका का बात करते हैं, विधानमंडल की बात करते हैं, तो विधानमंडल में क्या-क्या होती है दोस्तों? विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और क्या होती है? गवर्नर होती है। तो हम लोग ने देखा कि चुनाव आयोग किस प्रकार से इन लोग का इलेक्शन करवाती है, लेकिन गवर्नर का इलेक्शन नहीं होती है, बल्कि मनोनीत किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत किया अगर जा रहा है, तो ये क्या रोल निभाते हैं? विधायिका के लिए क्या रोल निभाते हैं और कार्यपालिका कार्यपालिका के लिए क्या रोल निभाते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नर का पद हमेशा विवादित रहता है। हाल ही में आप लोग ने देखा होगा कि गवर्नर का पद किस प्रकार से विवादित रहा, तमिलनाडु के नाम पर। तमिलनाडु स्टेट से ये विवाद शुरू हुआ था, जो थमने का नाम नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट में जब बात गई तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट भी विवादों के घेरे में आ गए। तो हम लोग देखना है कि केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, झारखंड की राज्य की राजनीति क्या है, हमारा झारखंड का क्या पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। भारत संविधान की अनुसूची 5
भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में क्या मेंशन है? जैसा कि हम लोग जानते हैं अनुसूची 5 में एसटी-एससी की बात की गई है। तो एसटी-एस हम लोग झारखंड भी है ना। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना ये है, आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव। आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा? तो थोड़ा बहुत हम लोग को देखना पड़ेगा। आंदोलन, विद्रोह पढ़ना होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने के लिए हमें झारखंड की हिस्ट्री भी पढ़नी होगी। झारखंड की हिस्ट्री पढ़नी होगी। बिरसा आंदोलन पढ़ना होगा, कोल विद्रोह पढ़ना होगा, कुछ और विद्रोह भी पढ़ना होगा कि किस प्रकार से संथाल विद्रोह हुई, बिरसा आंदोलन कैसे हुई, कोल विद्रोह कैसे हुई, क्यों हुई। इन बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश जब झारखंड में प्रवेश करते हैं ढालभूम क्षेत्र में, तो पहला विद्रोह स्टार्ट होती है। कौन सा विद्रोह स्टार्ट होती है? ढालभूम विद्रोह होती है। ढाल विद्रोह स्टार्ट होती है ढालभूम क्षेत्र में। ढाल राजाओं के द्वारा स्टार्ट की जाती है। क्यों स्टार्ट की गई और वो विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? हम लोग क्लास के दौरान क्लियरली डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैकल ना हो। हम लोग जहां तक प्रयास रहेगा कि आपका लगभग क्वेश्चन हमारे नोट से विड़ जाए। और आप लोग देखना, विश्वास करो कि यहाँ जो पढ़ाएंगे, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका नोट से ही मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर देंगे, लेक्चर से आपका कंप्लीट होगा। विश्वास करना और धैर्य बना करके हमेशा रखना, क्योंकि पैसेंस ही है जो व्यक्ति को बहुत ही ऊंचे पद पर ले जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आईपीएल का जब मैच हो रही थी, तो 18 साल के बाद विराट कोहली जो है आईपीएल का कप को अपने हाथों लिया, जीता 18 साल के बाद। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड का इतिहास भी एक पैसेंस वाला रहा है। जिस झारखंड का आप पीजीटी का सॉरी माध्यमिक आचार्य का एग्जाम देने वाले हैं, वो झारखंड स्टेट आया कैसे? 1912 में झारखंड राज्य बनने के लिए शुरू हुआ था आंदोलन। जे बार्थो लोमन महोदय ने स्टार्ट किया था, झारखंड राज्य को अलग करना है। लेकिन 1912 में अलग ना होकर के 2000 में अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। किसना कितना पैसेंस रखना पड़ा हम झारखंडियों को। तो आप लोग पैसेंस बना के रखेंगे और पैसेंस ही आपको आगे ले चल जाएगी। फिर हमें देखना है दोस्तों, झारखंड को बिहार से अलग करने वाली, ये देखो जिस बात का हम अभी डिस्कस कर रहे थे वही चीज आ गई। झारखंड को बिहार से अलग करने वाली क्या क्या परिस्थितियां थी, झारखंड को अलग करने के लिए कौन कौन से संगठन काम किए, सीएसओ कैसे काम किया, कृषि उन्नति समाज कैसे काम किया, किसान सभा कैसे काम किया, झारखंड पार्टी ने क्या रोल निभाया, जेएमएम ने क्या रोल निभाया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संगठन गठित होंगे। आदिवासी महासभा क्या रोल निभाएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि झारखंड को अलग करने के लिए क्या क्या परिस्थितियों से झारखंडियों को लड़ना पड़ा, झारखंड के विभूतियों को लड़ना पड़ा। नेक्स्ट आपका 10 नंबर टॉपिक दोस्तों, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम आप लोग से यही बोलेंगे कि आप लोग झार पाठशाला की टीम पर विश्वास रखें और जहां तक पॉसिबल हो कि झार पाठशाला में जो भी कोर्सेज प्रदान की जा रही है उसको आप लोग जल्द से जल्द परचेज करेंगे, ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा चीजों को हैंडल कर ले और अपना एक पद को सुनिश्चित कर ले। 211 सॉरी 221 पद में से आप एक पद कैसे कंफर्म करते हो, तो उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे परचेज का ऑप्शन दिया जाएगा। आप ऑप्शन को आप वहां पे क्लिक कीजिएगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेनी है, सोनू सर से लेनी है, तो आप वहां पे आप क्लिक कीजिएगा। और हम यही चाहेंगे आप ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़े, इस ऐप से जुड़े, ताकि आप एक अच्छे टीचर से पढ़ लो, ताकि आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को टेकल कर लो। ऐसा फील ना हो कि आप ठगे महसूस कर रहे हो, ऐप को परचेज कर लियो और ठगे महसूस कर रहे हो।
ऐसा फील नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका आपका नोट से होगा, जो हम लोग यहाँ पे लेक्चर देंगे वहीं से होगा। हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को, अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोस्तों, आपका लास्ट टॉपिक है आपका वित्तीय प्रशासन। अच्छा चीज है ये वित्तीय प्रशासन। बोला जाता है दुनिया चलती है पैसे से, अगर पैसा ना हो तो आपको कुछ हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग देखते होंगे दोस्तों, प्यार का असली तोड़ होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी प्यार को क्यों तोड़ देता है? क्योंकि सरकारी नौकरी वालों के पास क्या है? पैसे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसका प्यार पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आप अपना प्यार को पॉसिबल करना चाहते हो, अपने घर परिवार वालों को अगर खुश करना चाहते हो कि अपना एक अच्छा जिंदगी जीना है, हमें अच्छी गाड़ी में घूमना है, अच्छा समाज में रिस्पेक्ट वाली जिंदगी जीना है, तो आप इस 221 पद में से एक पद को सुनिश्चित करो आप लोग। और देखो, लास्ट पद में यही बात दे दिया, वित्तीय प्रशासन, वित्तीय फिनांस का एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पैसे से दुनिया चलती है। तो देखो, लास्ट टॉपिक में यही बात हो गया। और ये पैसा किससे जुड़ा हम लोग पढ़ेंगे? खुद का पैसा जोड़ेंगे किससे? देश की व्यवस्था से, देश की अर्थव्यवस्था से हम लोग देखेंगे कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलती है। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए सरकार किस प्रकार से काम करती है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं बजट। बजट हम लोग अपना संविधान का अनुच्छेद 112 में देखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में देखेंगे। हालांकि बजट टर्म का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दिया गया है। तो इस बजट के विषय में हमें पढ़ना होगा कि बजट आखिर होती क्या है, बजट के क्या-क्या सिद्धांत है, बजट अगर बनना चाहिए तो किस प्रकार की बननी चाहिए, ताकि हमारी देश का इकोनॉमिक व्यवस्था बैलेंस वे में चले, मुद्रास्फीति ना हो, मुद्रास्फीति ना हो, बल्कि एक बैलेंस वे में चले। तो क्या व्यवस्था होती है? महंगाई की व्यवस्था ना हो, बेरोजगारी की व्यवस्था ना हो, राजकोषीय घाटा ना हो, सरकार पर यह प्रेशर ना बन जाए कि दूसरा देश से लोन लेते रह जाए और लोन का ब्याज भरते रह जाए। तो उसके लिए सरकार क्या करती है? क्या करती है? उसके लिए सरकार सिद्धांतों को फॉलो करती है, जो राजनीतिज्ञों के द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो सेम हम लोग देखेंगे बजट क्या है, बजट को अगर बजट है तो अच्छे बजट के क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध हम लोग देख रहे थे। अगर संघीय व्यवस्था का रूप हम लोग भारत में देखते हैं, यहाँ पे केंद्र है और क्या है? राज्य है। राज्य है, तो इन दोनों के बीच हम लोग देखते हैं विधायी संबंध देखते हैं, विधायी संबंध देखते हैं, कानून से जुड़ी हुई रिलेशन देखते हैं। कानून से जुड़ी रिलेशन के साथ हम लोग देखते हैं आर्थिक संबंध देखते हैं, आर्थिक संबंध देखते हैं, प्रशासनिक संबंध देखते हैं, प्रशासनिक संबंध। किस प्रकार से प्रशासनिक संबंध मतलब आईएएस अधिकारी किस प्रकार से स्टेट में काम करती है। आर्थिक संबंध, जीएसटी देखेंगे, किस प्रकार से सीजीएसटी होती है, किस प्रकार से एसजीएसटी होती है, किस प्रकार से आईजीएसटी होती है, आखिर ये आया क्यों, क्यों आती है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, आर्थिक संबंध में टैक्स से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, यही आर्थिक संबंध ही कहलाता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध कहलाती है। विधायी संबंध का मतलब है कि कानून बनाना। केंद्र सरकार कानून बनाती है या संविधान में संशोधन करती है, तो उसमें स्टेट का क्या रोल होगा, तो वो होता है विधायी संबंध, जो कि सिलेबस का ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी मुद्दे भारत सरकार की नीतियां और कोपेनहेगन के बाद के दौर में। मतलब अब लोग देखते होंगे कि बहुत सारे दोस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में गुजर रहे हैं, औद्योगिकरण के दौर में गुजर रहे हैं। इस औद्योगिकरण के दौर में गुजरने के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं यही बात कि पॉल्यूशन चरम सीमा पे चल रही है। पॉल्यूशन चरम सीमा पे चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पॉल्यूशन की वजह से। बहुत सारी जैव विविधता जो है, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रभावित हो रही है। हमारी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रभावित हो रही है। हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण संतुलित नहीं है। बहुत सारे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
मौसम में हम लोग देखते आ रहे हैं कि मौसम इस बार आप लोग गौर किए होंगे कि मई का महीना बहुत ज्यादा गर्म महीना होता था, लेकिन इस बार तो मई महीना गर्म का एहसास ही नहीं करवाया हमारा। हम लोगों ने देखा ठंडा महीना होता था जनवरी, लेकिन वो ठंड का एहसास ही नहीं हुआ ऐसा। बरसात की महीना रही है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान दो कि इन सारी सिचुएशन को लड़ने के लिए पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में पर्यावरण को पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986। फिर हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया। जल प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया 1974। वायु प्रदूषण अधिनियम लाया गया। वायु प्रदूषण अधिनियम लाया गया 1981। 1981। तो ये क्यों लाया है? तो हम लोग देखेंगे पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पर्यावरण को हमें बचाना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे देश स्तर पर क्या प्रयास चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास चल रहे हैं। कोपेनहेगन का क्या रोल रहा है, स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या रोल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जो कि हम लोग विस्तृत रूप में क्लास में पढ़ेंगे, एक प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों आरटीआई अधिनियम 2005, इसके क्या प्रावधान है और कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जेपीएससी से जुड़े हुए मुद्दा को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थीगण आरटीआई मार रहे हैं। आरटीआई मार रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं जेपीएससी के जो एग्जाम हुई, मेंस का जो रिजल्ट जारी हुआ, उसके एसओपी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और सवाल को मतलब ऑथेंटिक बनाने के लिए कि सवाल जो बच्चों का है, विद्यार्थियों का जो सवाल है वो सही है या गलत है। तो उस चीज को सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आरटीआई मार रहे हैं। और ये आरटीआई अधिनियम कब आई? 2005 आई है। तो ये इसके से जुड़ा हुआ चीजों को हम लोग को पढ़ना है कि आरटीआई के तहत क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है। आरटीआई का हम लोग दायर करते हैं, तो आरटीआई का जवाब अगर हमें नहीं मिलती उस संस्था के द्वारा, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग का ये होता है पहला अपील। पहला अपील अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंड अपील। फिर हम लोग ये बात को भी हम लोग देखते हैं, अगर फर्स्ट अपील सेकेंड अपील नहीं होती है तो हम लोग दायर करते हैं राज्य सूचना आयुक्त के पास, अपना लेटर भेजते हैं राज्य सूचना आयुक्त के पास। किसके तहत? आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या? लैंगिक मुद्दा। लैंगिक मुद्दा। लैंगिक मुद्दा के बाद है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, नक्सलवाद और कट्टरवाद। हम लोग को यह बात देखना है कि हमारा भारत का सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार से हमारे पास सरकार के पास चुनौतियां हैं। आतंकवाद का जो घटना देख ही चुके, पहलगाम में क्या घटना घट चुकी है, उसके लिए सरकार क्या एक्शन ली है, उस चीज को देख चुके हैं। किस प्रकार से ये नरसंहार करते हैं, आर्थिक रूप से ये क्षति पहुंचाते हैं, लोग जन धन की हानि पहुंचाते हैं। फिर हमें देखना होगा नक्सलवाद। नक्सलवाद हमारे झारखंड में बहुत ज्यादा हद तक व्याप्त थी, छत्तीसगढ़ में व्याप्त थी। आप लोग देख रहे होंगे अभी डेली ऑपरेशन हो रही है छत्तीसगढ़ में। आप लोग देख रहे होंगे झारखंड में नक्सलवाद से जुड़ा हुआ ऑपरेशन हो गई, हाल ही में देखे होंगे। ये बात भी आप लोग देखे होंगे, गृह मंत्रालय हमारे गृह मंत्री ने घोषणा किया है कि 2026 तक किस प्रकार से नक्सलवाद को खत्म करना है। तो इनसे जुड़े हुए बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपका सतत विकास। सतत विकास का मतलब आप जानते होंगे कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, लेकिन इस बात को भी ध्यान दो कि आपने वाला फ्यूचर भी है। ऐसा काम ना करो, ऐसा संसाधनों को दुरुपयोग ना करो कि आने वाला फ्यूचर हमें गाली दे कि हमारे कैसे पूर्वज रहे हैं जो हमारे लिए केवल पॉलिसी छोड़ के गए, हमारे लिए संसाधन नहीं दिए हैं, हमारे लिए ढंग का कल्चर नहीं दिए हैं। तो हम लोग देखेंगे सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा कहां से आई है? सतत विकास लक्ष्य हम लोग पढ़ेंगे। सतत विकास लक्ष्य 17 है। वो 17 लक्ष्य कौन कौन से सीरियल नंबर से हम लोग को देखना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस YouTube चैनल से बने रहें, पूरे सिलेबस को देखे हैं। अब अंततः मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए
और ये जो माध्यमिक आचार्य की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी से जुड़ा हुआ ढेर सारी कोर्सेज झार पाठशाला के ऐप में दिया जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द परचेज करें। कहीं ऐसा ना हो कि लिमिटेशन जो है झार पाठशाला में इतने स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, कहीं वैसा ना हो कि अगर उतना जुड़ गए तो आप विफल रह जाओ। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़िए झार पाठशाला के ऐप से और यूट्यूब चैनल से। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अच्छा कंटेंट के साथ। आप लोग विश्वास करके रखिए, एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ाएंगे और आपका जो सपना है उस सपना को साकार करने में हम लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जी हाँ, थैंक्स, धन्यवाद, जोहार दोस्त। ज्यादा लंबा कर दिया ना। बाद में ठीक